हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मित्रा कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग ऑडिटिंग का एक फाइनल रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि अभी जो आपका एग्ज़ाम है 1-2 दिनों में, तो इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और टॉपिक को आपको कैसे कैसे करके लर्न करना है शॉर्ट टाइम में, तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं ऑडिटिंग को। ऑडिटिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑडिटिंग एग्जैक्टली है क्या। तो एक क्वेश्चन तो आप परमानेंटली याद कर ही लीजिए कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे इसके फ़ायदे में आप ऐसा लिखेंगे कि ऑडिटिंग अगर सोल ट्रेड एकाकी व्यापारी अगर कराते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ऑडिटिंग अगर पार्टनरशिप फर्म कराता है तो उसका क्या फ़ायदा है, ऑडिटिंग अगर कंपनी करवाएगा तो उसका क्या फ़ायदा है। वैसे कंपनी के लिए ऑडिटिंग जो है वो अनिवार्य होता है। ऑडिटिंग का मतलब भी होता है खातों की जांच करना। अगर ऑडिटिंग की बात करें तो खातों की जांच होती है। ऑडिटिंग का सीधा सा सामान्य सा मतलब होता है। खातों का यहाँ पर मतलब है जैसे कंपनीज के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, एक तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसके बाद बैलेंस शीट हो गया, उसके बाद वाउचर्स हो गए। वाउचर्स का मतलब हो गया यहाँ पर रसीदें हो गई और अदर जो भी अकाउंटिंग से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें हो गई। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, तो उन सब की सभी की जांच करना। जनरली सोल ट्रेड के केस में जैसे आप जानते होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। पार्टनरशिप के केस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। कंपनीज के बारे में आपने बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ा होगा, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है और डायरेक्टली बैलेंस शीट बनता है। तो क्या उनमें जो बातें लिखी हुई है क्या वो बातें सही हैं या नहीं है, क्या वो बातें एकदम सत्य हैं या नहीं है, इन्हीं सभी बातों की जांच करना ही एक प्रकार की ऑडिटिंग होती है। और इंडिया में केवल और केवल एक चार्टर अकाउंटेंट ही ऑडिटर के पद पे अपॉइंट हो सकता है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ऑडिटिंग का सीधा सा मतलब हो गया कि खातों की जांच करना। खाते यहाँ पर हो गया जैसे कि पीएल, बैलेंस शीट, ये सब हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ऑडिटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन ये आप याद कर लीजिएगा। ऑडिटिंग के क्या फ़ायदे हैं, एक एकाकी व्यापार के लिए क्या फ़ायदा है, पार्टनरशिप के लिए क्या फ़ायदा है, कंपनी के लिए क्या फ़ायदा है, ये आप याद कर लीजिएगा। ऑडिटिंग के क्या डिसएडवांटेज हैं, मतलब इसके नुकसान क्या है, वो आपको याद करना है। ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है, एक तो मेन उद्देश्य और एक सब्सिडरी उद्देश्य। मेन उद्देश्य क्या होता है वो आपको लिखना है, सब्सिडरी का मतलब अदर, जो भी अन्य उद्देश्य उनके हैं तो वो आपको लिखना है। इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप अगर इसी का आंसर लिखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, ऑडिटिंग की क्या नेचर होती है, क्या प्रकृति होती है, नहीं होता है, कुछ भी अगर आता है तो आप बस इतनी चीज़ों को याद करके, इसके मेन मेन पॉइंट्स को याद करके खाली डेफिनेशन प्रॉपर वे में याद कर लीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है तो 20 मार्क्स का आएगा, तो आपको कम से कम इसको 4 से 5 पेज में आपको क्या करना है, लिखना ही है। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन लिखने का अगर 20 नंबर मिलेगा तो उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा भी लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं 4-5 पेज लिखने के चक्कर में ना इतना 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 ही लिखेंगे और बीच में 2-2 लाइन जगह छोड़ेंगे। ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। जो एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा जो टॉपिक है ऑडिटिंग में, वो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है ऑडिटिंग का, वो ये है कि ऑडिटिंग जो है लग्जरी है, मतलब विलासता है। लग्जरी आप समझते होंगे कि आपको ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप करवा रहे हैं, या फिर और अकाउंटिंग एक प्रकार की आवश्यकता है। तो ये लाइन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो लग्जरी का मतलब देखिए क्या हो गया कि ऑडिटिंग अगर आप करा रहे हैं तो एक प्रकार से पैसे की बर्बादी होती है। किसके लिए, तो छोटे व्यापार के लिए, जहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर आप अपने खातों की जांच किसी चार्टर अकाउंटेंट से करवाएंगे, देखिए अकाउंट तो बनाता है एक अकाउंटेंट लेकिन उसकी जांच कर रहा है कोई चार्टर अकाउंटेंट। तो इसका ये मतलब हुआ गया कि ये जो अकाउंट बना रहा है वो भी पैसा लेगा, और जो चार्टर अकाउंटेंट आपके खातों की जांच कर रहा है और कह रहा है कि जिसने अकाउंट बनाया है उसने सही बनाया है, तो इस बात की ये भी पैसा लेगा। तो ये एक प्रकार का ये वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। बायस का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऑडिटर अपनी बात ज़्यादा चलाते हैं, मतलब वो कहेंगे कि नहीं हमारे हिसाब से ये चीज़ गलत है तो गलत है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं ये चीज़ सही है। तो कभी कभी बायस भी होता है। बायस का मतलब आपको झुका देना, अपने अधिकार का दुरुपयोग करना।
काम में भी एक बाधा आएगी। डिस्टरबेंस का मतलब ये हो गया, जब ऑडिट करने के लिए आएगा कोई चार्टर अकाउंटेंट आपके संस्थान में, किसी संस्थान में ऑडिट करने के लिए जाएगा, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा जो डेली का काम है वो रुक जाएगा, और जो वर्कर हैं वहाँ पर उनके बीच में असंतुष्ट की भावना भी आ जाती है। तो ये सब अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का ना डिसएडवांटेज भी है। आप जैसे ऑडिटिंग का मैंने यहाँ पे क्या बोला था, डिसएडवांटेज लिखना है, तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज भी है। और इसी डिसएडवांटेज को आप पॉजिटिव वे में लिखेंगे तो विलासिता भी हो जाएगा। लेकिन ऑडिटिंग से देखिए क्या होता है, फ़ायदा भी है। जैसे एडवांटेजेस आपको यहाँ पे बोला था ना, तो ये सब फ़ायदा भी है। जैसे इंटरनल कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, आंतरिक नियंत्रण रहता है व्यापार पे। इसके बाद जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है। इसके बाद मैनेजमेंट को एक रास्ता मिलता है कि उसके अकाउंट्स अगर सही हैं तो उन अकाउंट पे भरोसा करके आगे का निर्णय लिया जा सके। बैंक से लोन लेने में सहायक होता है। अगर किसी भी कंपनीज के या बिजनेस के अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, मतलब चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा वेरीफाइड है, तो लोन लेने में भी सहायक होता है। उसके बाद जैसे अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा होता है कंपनियों में, और वो कंपनी की अकाउंटिंग अगर ऑडिटेड रहती है तो इन्वेस्टर्स को एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि वो और ज़्यादा पैसा लगाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं ऑडिटिंग में। जैसे एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। एक और भी क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑडिटर एक वॉच डॉग है जबकि ब्लड हंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम सब में, पिछली बार भी नहीं आया हुआ था, तो इस बार हो सकता आएगा। इसमें एक लोपस करके जस्टिस जॉयस होगा, 1859 होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, आपकी थोड़ा सा शुरू का इसका आंसर जो गेस्ट पेपर में होगा वो याद कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऑडिटर के मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये विलासिता वाली बातों को अगर आप लपेट देंगे तो भी आपका ये आंसर क्या होगा, बन जाएगा मिला जुला कर। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ऑडिटिंग में वो ये है कि एरर्स क्या होते हैं और फ्रॉड क्या होते हैं, और एरर का पता कैसे लगाया जाएगा, फ्रॉड का पता कैसे लगाएगा एक ऑडिटर। तो एरर 4 तरह के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल का एरर, कंपनसेटिंग एरर। तो OCPC करके आप याद रखिएगा। एरर 2 तरह के होते हैं, एक तो जानबूझकर कर देते हैं, ठीक है, और एक अनजाने में। जो जानबूझकर करते हैं उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो अनजाने में हो जाता है उसके लिए कोई बात नहीं है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। फ्रॉड कैसा होता है, तो फ्रॉड कभी भी अनजाने में नहीं होता है, जानबूझकर किया जाता है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो ये आसान सा आंसर है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कंटिन्यूअस ऑडिटिंग किसे कहते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग किसे कहते हैं। अगर खातों की जांच निरंतर चलती रहती है किसी कंपनीज में तो वो कंटिन्यूअस ऑडिटिंग हो गया। इंटरनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जहां पर जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हीं को एक कार्यभार दे दिया जाता है कि आपको ये सब चीज़ जांच करके रखना है, और बीच बीच में एक चार्टर अकाउंटेंट आता है, ऑडिटर आता है, और वो उनके कार्य जो भी काम है उसको वेरीफाई करता है कि ठीक है या नहीं है। तो वो इंटरनल ऑडिटिंग है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप हल्का सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो ये देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी किसी को ऑडिटर बनाया जाता है किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का, तो वो सबसे पहले एक प्लान करता है कि वो कैसे कैसे करके अपने काम को क्या करेगा, शुरू करेगा। इसके लिए वो एक डायरी भी तैयार करता है। तो उसमें जो भी वो प्लान कर रहा है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम कहते हैं। और इंटरनल कंट्रोल तो एक काम को किसी दूसरे के काम के द्वारा करवाना, मतलब एक काम है लेकिन उसको, जैसे 4 आदमी है, ए अकेले भी इस काम को कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने इसके काम को बी को ट्रांसफ़र कर दिया और बी के काम को फिर सी को ट्रांसफ़र, मतलब एक ही काम इससे करवाया हम लोगों ने। तो ऐसे केस में जो काम है उस काम में गलती होने की संभावना क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये जो एक कंस्ट्रक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये भी आ जाएगा। ये हालांकि उतना इस बार इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी रहेगा इम्पोर्टेंट, पिछली बार नहीं पूछा था। और इसके बाद जो दूसरा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए ये है आपको वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। वाउचिंग का मतलब ये है कि जो भी स्लिप्स हैं, स्लिप बोलते हैं आप, या फिर इसको रसीद बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी आइटम्स होते हैं, क्या वो आइटम सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं।
इनकी जब जांच की जाती है तो उनको हम लोग एक प्रकार से वाउचिंग कहते हैं, ठीक है ना। और वेरिफिकेशंस का यहाँ पर ये मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट के हमारे आइटम है, बैलेंस शीट में जो आइटम्स होते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम होते हैं, तो एक तरफ लायबिलिटीज़ होता है और एक तरफ एसेट्स होता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जितने भी आइटम हैं उन आइटमों की अगर जांच करना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कैश, तो कैश कितना आया, नहीं आया, कैसे आया, कहाँ गया, इन सब की जांच करना एक प्रकार का वेरिफिकेशन कहलाता है। जैसे पीएल अकाउंट में अगर लिखा हुआ है सैलरी, तो सैलरी किसको मिला, कितना सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितना सैलरी प्रीपेड है, और किसको कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, ये सब अगर जांच की जाती है तो वो वाउचिंग कहलाती है। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, इसके ऊपर है। कैपिटल नेचर के खर्चे वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जो बार बार नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, और जब भी हम ये खर्चे करते हैं तो एक प्रकार की संपत्ति आती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कैपिटल नेचर के खर्चे ना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो क्या इसी चीज़ को ज़्यादातर ऑडिटर चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई कैपिटल नेचर का खर्चा जोड़ दिया गया है, तो इसकी चेकिंग करना। और रेवेन्यू नेचर का खर्चा वो खर्चा होता है जो किसी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। दैनिक जितने भी खर्चे होते हैं उनसे संबंधित जो पेमेंट होता है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक सेक्रेट रिजर्व होता है। सेक्रेट रिजर्व का मतलब होता है कि हम जानबूझकर अपनी वैल्यूएशंस कम करके दिखा देते हैं, जैसे गुडविल वगैरह का वैल्यूएशन हम कम करके दिखा देते हैं। तो बिजनेस के अंदर एक प्रकार का सेक्रेट प्रॉफिट होता जाता है, जिससे कि शेयर्स के प्राइस जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो सेक्रेट रिजर्व्स की भी जांच करना बहुत ज़रूरी होती है। तो सेक्रेट रिजर्व क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। ये बीकॉम पार्ट 2 में आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, कि जो भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ पर इन्होंने खर्च किया, इसका पूरा का पूरा, जैसे डिविडेंड देने में खर्च किया है, रिजर्व बनाने में खर्च किया है, तो क्या वो एज पर कंपनीज एक्ट है या नहीं है, ये चीज़ की जांच की जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर यही एक टॉपिक रहेगा। एग्जाम में हालांकि उतना आएगा नहीं, ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं थोड़े थोड़े। इसके बाद जैसे अगला टॉपिक इसमें है कि ऑडिटर, ये सबसे बढ़िया सा टॉपिक है। ऑडिटिंग हमने देख लिया था, लेकिन जो ऑडिट करेगा उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर। तो ऑडिटर के क्या अधिकार हैं, ऑडिटर के क्या दायित्व हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनी का एक ऑडिटर का क्या क्वालिफिकेशंस है, मतलब कैसे करके अपॉइंट हो सकता है और कंपनी में कैसे वो ऑडिटर बना रह सकता है, कब कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ये एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा इसमें। इसके बाद जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में क्या अंतर है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता रहता है, इस बार भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन्वेस्टिगेशंस कब कब होता है, तो वो देखिए, इन्वेस्टिगेशंस एक ऐसे सिचुएशन में होता है जब कंपनी की स्पेशल जांच की जाए, मतलब स्पेशल चेकिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। इनके ये केसेस होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। गुडविल की वैल्यूशंस के केस में, शेयर्स के वैल्यूशन के केस में, अगर कंपनी ने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया है तो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन होता है। इंश्योरेंस कंपनी आएगी और कंपनी के खातों की इन्वेस्टिगेशंस करवाएगी। अगर कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल का वैल्यूशंस करती है, वर्किंग कैपिटल जो पढ़ा होगा आपने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे जब कभी भी वर्किंग कैपिटल के आधार पे लोन लिया जाता है तो इन्वेस्टिगेशंस होता है। और अगर गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने कोई जारी किया अगर ऑर्डर कि नहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशंस होती है। तो इन्वेस्टिगेशन सेम एज ऑडिटिंग की ही तरह होती है, लेकिन इसका एक अलग नाम दिया गया क्योंकि ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है खातों की जांच करने के बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करना, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस का ऐसा काम नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है कि क्या ये चीज़ है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा इसमें। और जो लास्ट टॉपिक है ऑडिटिंग में, वो टॉपिक रहेगा आपका ऑडिट रिपोर्ट। कि एक ऑडिटर का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जब वो ऑडिट शुरू करता है तो ऑडिट खत्म करने के बाद वो बताएगा कि उसने जब ऑडिटिंग किया तो उसे क्या लगा। वो एक रिपोर्ट जारी करेगा कि कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या वो उसके हिसाब से सही हैं या गलत हैं, या उसमें कुछ गलतियां हैं, या उसमें कुछ ऐसी बात है जिसको इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है, तो वो उसको क्वालिफाई कर देता है। क्वालिफाई, यहाँ पे जो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड का मतलब होता है गलतियाँ अगर हैं तो वो उसको बता देगा। तो ऑडिटर के जो रिपोर्ट होते हैं कुछ इस तरीके, जिससे फाइनल रिपोर्ट जारी करेगा या बीच में कोई रिपोर्ट जारी करेगा, और इन सबको मिला जुला कर ये एक कंप्लीट रिपोर्ट जारी करता है।
तो जैसे 4 तरह के यहाँ पे रिपोर्ट हैं। एक तो है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ये सबसे अच्छा रिपोर्ट होता है, क्लीन रिपोर्ट है। अनक्वालिफाइड का मतलब ये हुआ कि जब हमने खातों की जांच की तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जो किसी अलग तरीके से जो लिखना जरूरी था, मतलब सब चीज़ सही है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब खाते ठीक ठाक हैं लेकिन कुछ और भी बातें उसमें अलग से लिखना जरूरी है, तो वो क्वालिफिकेशंस हो गया। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो गया, जहाँ पे ऑडिटर संतुष्ट नहीं रहता है, उसको लगता है कि हमें कुछ और भी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, तब वो खातों की जांच को सही बोलता, तो ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। एडवर्स रिपोर्ट का मतलब ऐसा होता है कि जब कुछ है ही नहीं लेकिन ऑडिटर कुछ मांग रहा है, जैसे कैश बुक मांग रहा है तो कैश बुक नहीं है, या कैश बुक है तो आधा फटा हुआ है। अगर कोई एसेट्स है तो ये पूछा गया कि इस एसेट्स को कब खरीदा गया, तो उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट नहीं है। मतलब एडवर्स रिपोर्ट सबसे बेकार रिपोर्ट होता है, ऐसे केस में कंपनी की गुडविल पूरी खराब होती है। तो ये एक लास्ट टॉपिक ऑडिटिंग में रहेगा। अब अगर बात करते हैं कि कौन से ऐसे मेन क्वेश्चंस हैं जिसको अगर याद करके जाना चाहिए, अब जो 2-3 दिन बचा हुआ तो उसमें, तो वो देखिए कि ये है वो क्वेश्चन। सबसे पहला तो ऑडिटिंग क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एक क्वेश्चन तो आप ये जरूर कर लीजिए, ये तो फिक्स आएगा ही आएगा। ऑडिट प्रोग्राम कैसे करके बनाया जाता है, इसको आपको एक याद करना है। इंटरनल ऑडिटिंग और इंटरनल कंट्रोल, ये क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए। वाउचिंग जैसे पीएल अकाउंट के आइटम की होती है और वेरिफिकेशन बैलेंस शीट के आइटम की होती है, तो प्रमाणन बोलते हैं इसको हिंदी में, और सत्यापन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो प्रमाणन और सत्यापन में क्या अंतर है और ये होता क्या है, इसको आप पढ़ लेंगे। कंपनी ऑडिटर के क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, और इसके क्या क्वालिफिकेशंस है, मतलब क्वालिफिकेशंस का मतलब कंपनी में अगर कोई ऑडिटर बनना चाहता है तो उसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, कब एक ऑडिटर को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस अभी आपको समझा दिया, ऑडिटर रिपोर्ट समझा दिया। एक्स्ट्रा में आप ये रिजर्व्स कितने तरह के होते हैं ये, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर शॉर्ट नोट्स पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये 4 तो मुझे लगता है कि ये रहेगा ही रहेगा। बाद बाकी आप सेफ रहने के लिए इन सबको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 4 को आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 आएगा ही आएगा, तो इनको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। और बाद बाकी जैसे इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट रिपोर्ट, इन सबको भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि 5वां क्वेश्चन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ऑडिटिंग के बारे में मैंने बताया, और जल्दी जल्दी बताया है तो आप एक बार और सुन लेना ध्यान से, हो सकता है कहीं बोलने में कुछ गलती भी हो गई होगी तो उसको इग्नोर कर देना। तो ऑडिटिंग का यही है सारा चीज़। आप गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से पढ़िए, बुक है तो बुक से पढ़िए, या आपके पास अगर कोचिंग क्लासेस ली होगी तो टीचर्स के नोट होंगे तो उनसे पढ़िएगा। तो यही कुछ है, और भी अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछिए या टेलीग्राम पे पूछिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। अब तो आपका कोई नेक्स्ट क्लास होगा नहीं, आपका तो फाइनल एग्ज़ाम ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।